एंड गाइस वेलकम टू टारगेट ऑन फैमिली। दोस्तों टारगेट ऑन परिवार पे मैं आत्म सिर्फ आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों एक बार बता दें कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, सब कुछ ठीक है मेरी तरफ से। दोस्तों आवाज एकदम ओके है, आप सुन सकते हैं, वीडियो दिख ही रही है। दोस्तों आइए, जितेंद्र कुमार जी सभी को, दीपमाला जी, राजन कुमार एंड सीमा वर्मा, गरिमा तिवारी, रितेश कुमार, राहुल यादव जी, तमाम लोगों तो तमाम भाई बहनों को दोस्तों नमस्ते कहता हूँ। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ गाइस सभी को। यस चलेंगे, शुरू करते हैं दोस्तों। क्या आइए, तो क्या ऐसा कर, क्या क्या डेट बदली है क्या? क्यों, क्या एसटीटी की डेट बदल रही है क्या? मुझे बताएं, क्या एसटीटी की डेट बदल रही है क्या? ऐसा ऐसा कर रहे हो क्या आप लोग? मेरे हिसाब से तो नहीं, ऐसी मुझे तो कोई जानकारी नहीं, एक बार देख लेंगे। ओके, तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए दोस्तों एग्जाम 2024 के लिए दोस्तों जूनियर वर्ग का ये दोस्तों बैच है, देख सकते हैं तमाम भाई बहन जो जुड़े हैं। संदीप सर मैथ्स में, आदरणीय अतुल सर साइंस में, अमरेश सर हिंदी में, सुजीत सर इंग्लिश में, ज्योग्राफी में आदरणीय गौरव निरंजन सर, राम सर ईवीएस में, गौरव सर हिस्ट्री में, ज्योति मैम पॉलिटी में, और दोस्तों सुधांशु इकोनॉमिक्स में। तो दोस्तों आपका तमाम ये सब प्रैक्टिसेज है दोस्तों सेम। पीआरटी के वर्ग में भी दोस्तों देख सकते हैं सेम टीम है, धुआंधार गुणवत्तापूर्ण टीम। नहीं बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही। आइए, थैंक यू। ऐसा ही है, बिल्कुल नहीं बदली। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसी कोई जानकारी नहीं, तो मुझे लगा कि आप लोग बात कर रहे हो। किसी ने कहा 16 जून को गया, तो मुझे लगा क्या बदली है क्या। आई सुन करता, आज मेरे पास तगड़े क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा समय दोस्तों आई। और हाँ, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं अगला क्वेश्चन लूँ। मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या जो लोग कल 9 तारीख को अपना एग्जाम कर रहे थे, क्या वो सारण वाले एग्जाम है क्या? मुझे बताया कल जो लोग कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों जो जून जो डेट है वो तो 11 से 20 जून की है। तो क्या जो 9 जून को एग्जाम है, क्या वो उन लोगों का एग्जाम है जो छपरा सारण वाले में थे? यस कर दें जी हाँ सर, मेरे हिसाब से यही है दोस्तों। आइए कि हाँ, टीआरई 3 की बदली है। हाँ न्यूज आ रहा है, पर यार अभी बदली तो नहीं है, अभी यहाँ भी बदली नहीं है यार मेरे हिसाब से। ऐसा ही मेरे ख्याल से 9 तारीख वाला बताए, मेरे ख्याल से 9 तारीख को वही लोग हैं क्या जिनका सारण में एग्जाम डिस्टर्ब हुआ था। हाँ देखिए, तमाम यही मुझे तभी लग रहा था यार 9 तारीख को किसका एग्जाम हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, मैं समझ गया, वेब सीरीज, बिल्कुल मैं समझ गया। ओके जी सर जी, चलिए दोस्तों क्या आई शुरू करते हैं। चलिए, अब मैं समझ गया। ओके आई आई, हाँ 9 जून को पटना में है। हाँ तो एक जगह चेंज हुई होगी, ठीक है। आइए चलते। कह रहा है निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से जुड़ा है? याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना, समानुभूति देना। दोस्तों बहुत अपने आप में इस सदी के, जैसा मैंने कई लेक्चर में कहा है, इस सदी के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इस आयु की बहुत ही दोस्तों अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। क्या याद करना, गतिक प्रक्रमण करना, विचार करना, समानुभूति देना। हाँ ध्यान रखिए। ओके आई, अब दोस्तों देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। तो महान दोस्तों, महान डेनियल गोलमैन ने, चलिए आपको समझाता हूं दोस्तों, मैं इसमें माहिर हूं, मैं तुरंत समझा लूंगा। तो यह सिद्धांत दिया है दोस्तों महान डेनियल गोलमैन ने, हिला डाला पूरी दुनिया को। मेरे बच्चों ये कहा कि इस बंदे ने हिला डाला, क्या कहा कि भाई सुनो, आईक्यू को, आईक्यू आज तक हम तुम क्या समझते हैं, सब लोग सीडीपी वाले जानते हैं, आज तक हम लोग क्या पढ़ते थे कि जिसकी आईक्यू जितना ज्यादा होती है वो उतना ही बुद्धिमान होता है। महान डेनियल गोलमैन ने कहा क्या, ध्यान सुनिएगा, बहुत जबरदस्त, देखिए माइंड में दोस्तों समझाता हूं आसान तरीके से। क्या महान डेनियल गोलमैन ने कहा क्या कि एक व्यक्ति की बुद्धि में 20%, सिर्फ 20% योगदान उसके आईक्यू का होता है, 80% संवेगों या इमोशंस का होता है। जैसे इमोशन होंगे बुद्धि आपकी वैसे ही काम करेगी। जैसे अब भाई कोई आदमी टॉपर है, उसकी कनपटी पे रिवॉल्वर लगाए हो, मौत के डर में बुद्धि काम नहीं करेगी, जबकि आईक्यू वही की वही रहेगी। यस करे गुरुजी, हम लोग समझ रहे हैं। जबकि उसी आदमी को अगर फ्री माइंड में काम करने दोगे, उस सवाल का उत्तर बता देगा। आईक्यू दोनों परिस्थितियों में सेम है, पर एक जगह सही उत्तर दे रहा है, एक जगह गलत उत्तर दे रहा है। दोस्तों गोलमैन ने कहा एक आदमी की बुद्धि कैसे काम करेगी वह उसके इमोशन पर डिपेंड करता है। इसके अगर क्लास में इमोशन अच्छा होगा तो बुद्धि बढ़िया काम करेगी, अगर इमोशन अच्छा नहीं रहेगा तो बुद्धि अच्छा काम नहीं करेगी। जैसे गुरुजी लाठी दिखाएंगे तो बच्चे की बुद्धि सही, पर अगर एम्पैथी क्या है, अगर अपनी तरह टीचर स्टूडेंट को भी समझे तो झक्कास काम करेगा। और मेरे हिसाब से तो सभी लोग समझ गए हैं जी गुरुजी, हम समझ गए। डी यस करें सभी भाई बहन, बोलते हाँ गुरुदेव हम लोग समझ गए। सब क्या मैं चाहूंगा उससे क्या
तमाम दोस्तों मैं चाहूंगा तमाम भाई बहन इसके अंदर जी गुरुजी हम समझ गए हैं और बहुत अच्छे से। दोस्तों फिर से बार समझाता हूं, एक ही स्टूडेंट एक प्रश्न को, पुराना उदाहरण, एक स्टूडेंट एक प्रश्न को घर पर सही सॉल्व करता है, वही स्टूडेंट उसी प्रश्न को एग्जाम में गलत सॉल्व करता है। स्टूडेंट कितना है? एक। प्रश्न भी कितना है? एक। आईक्यू भी कितनी है? एक। तो चेंज कहां से आया? इमोशन से, क्योंकि घर पे कोई प्रेशर नहीं रहता, खुशी का इमोशन होता है। एग्जाम में घटता हुआ सेकंड फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाता है। कितना अजीब सिद्धांत है। क्या आदमी की बुद्धि इमोशन से निर्धारित होती है। और सभी भाई बहन समझ गए हैं, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। डेनियल गोलमेज आई थी, बिल्कुल सुखे डन आया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली, ये सब दोस्तों मैराथन में आपको बड़ा बढ़िया से पढ़ाया गया है। क्या पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली किसने दी है? हर्बर्ट ने, ब्रूनर ने, गैलीलियो ने, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस कैटेगरी समझ गए हैं। कह रहा है पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली किसने दिया है? आई पंच योजना दोस्तों, क्या पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली किसने दी है? और सभी दोस्तों आई यस करें जी, तो सभी लोग यस करें जी। दोस्तों मैंने ये बिहार में दोस्तों बहुत आया है, तो आराम से देखिए। सब लोग स्क्रीनशॉट भी लेंगे दोस्तों, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे ध्यान से। इसी का नाम है शिक्षण का स्मृति स्तर। जी गुरु जी पढ़ाए हैं, पाठ योजना दोस्तों पढ़ाया हुआ इसको मैराथन। क्या इसी का नाम है स्मृति स्तर शिक्षण का? इसी का नाम है पंचपदी प्रणाली, और इसी को बोलते हैं क्या? शास्त्रीय पाठ योजना। शास्त्रीय पाठ योजना, और इसे दिया है फ्रेडरिक हर्बर्ट ने। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। इस करें जी से समझ गए हैं। और इसके पांचों चरण कौन कौन से हैं मेरे बच्चों? मुझे बताएं इसके पांचों चरण कौन से हैं। तो कल हमने बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए, ये बहुत आता है तो मैं चाहूंगी एक बार देख लीजिए। क्या कह रहा है? पहला चरण है टॉपिक को इंट्रोड्यूस करिए, पूर्व ज्ञान से जोड़कर छात्र के सामने उतारिए, रियल लाइफ से तुलना करिए, लास्ट में टॉपिक का निचोड़ बताइए, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, और इससे स्टूडेंट अपने जीवन में यूज करे। इसे क्या बोलते हैं? कैटेगरी समझ गए हैं। ये बहुत आता है दोस्तों, एक दिन बहुत आए ऐसा ही। ओके सभी लोग बोलते जिसे समझ गए क्या ये। और अब चलिए दोस्तों पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर। हाँ आए, तो हमारा उत्तर है ए फॉर अमेरिका। आगे कह रहा है प्रोजेक्ट। दोस्तों किस करिए? क्या प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसको पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन किसका है? किलपैट्रिक का, वाइगोत्स्की का, डेवी का, इनमें से कोई नहीं। कल दोस्तों हम लोगों ने इसमें बात भी करा क्या कि प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो रियल लाइफ में की जाती है। यह किसने कहा है? तो किस करिए? इसके नहीं आइए। तो सभी लोग दोस्तों मैक्सिमम, हम में से मैक्सिमम लोग जानते हैं। ओके यस डन करिए जी, क्लियर है। आइए तो सभी लोगों ने पढ़ा है। देखिएगा जैसा मैंने आपको बोला था कि वास्तव में प्रोजेक्ट विधि के असली जनक कौन है? जॉन डेबी। पर जॉन डेबी के मौत के बाद जो इसका पेपर था उसे उनके शिष्य किलपैट्रिक ने, दोस्तों विलियम किलपैट्रिक ने प्रकाशित किया, इसलिए किलपैट्रिक को इसका जनक मानते हैं। और मैंने दोस्तों आपको पहले ही पढ़ाया था, प्रोजेक्ट हमेशा रियल लाइफ में होता है। जाइए मार्केट में 4 लोगों से इंटरव्यू लीजिए कि फला पार्टी चुनाव क्यों हारी। इसके लिए आपको रियल फील्ड में उतरना पड़ेगा। प्रोजेक्ट घर में नहीं होगा, प्रोजेक्ट किताब में नहीं होगा, प्रोजेक्ट मतलब रियल वर्क। और यह कहा है किसने? यह कहा है किलपैट्रिक ने। दोस्तों आगे चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कहा क्या प्रयत्न नॉर्मल ही है? क्या प्रयत्न एवं भूल विधि का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, थर्स्टन ने, वॉटसन ने। आई कह रहा है प्रयत्न और भूल विधि का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? इसका रीजन लिया है। हाँ मैं समझ गया सावित्री, समझ गया सारण वाला 9 को पटना गया। तो जब 9 आप लोगों ने कहा तभी मैंने मोटा मोटा एक अंदाजा लगा लिया था। इसके लिए आइए, और सभी लोग जानते हैं दोस्तों प्रयत्न और भूल विधि के जनक कौन है गाइस? दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसा कल वाले पेपर में अभिक्रमित, क्या याद करिए,
अभिक्रमित, कल मैंने आपको बोला था ये बहुत आया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। अभिक्रमिक अनुदेशन या इसी को बोलते हैं प्रोग्राम्ड लर्निंग। हाँ, प्रोग्राम्ड लर्निंग या इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं इसे। इसके जनक कौन है? तो इसके जनक है स्किनर, पर हमारा उत्तर क्या है? बीफ बॉम्बे। स्किनर, इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति 1986 की सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए, समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, माध्यमिक स्तर पर परामर्श की व्यवस्था। कह रहा है जो 1986 की एनईपी आई थी, राष्ट्रीय एनईपी, उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आइए मैं थोड़ा आपको व्याख्या दूंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा। डन करिए जी, क्लियर है? आइए ओके। उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? डन किया जाए। दोस्तों क्या है? तो आपको दोस्तों बिल्कुल बता दोस्तों, देखिएगा यही है क्या, इसमें सबके लिए दोस्तों नारी समानता के लिए शिक्षा, नारी शिक्षा को दोस्तों शामिल किया गया। एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था है दोस्तों। लड़कियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, हर तबके के लिए, दिव्यांगों के लिए हर प्रकार के शिक्षा की व्यवस्था की गई, इसलिए बहुत खास है। एंड ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। तो आइए मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा हल्का सा प्रकाश डाल देता हूं 1986 की शिक्षा नीति पर दोस्तों। क्या आइए ओके, तो आइए देखते हैं 1986 की शिक्षा नीति। देखते चलिए क्या 1986 की एनईपी है, एनईपी। तो आपको बता दे तो इसमें कुल दोस्तों क्या, इसमें कुल 12 भाग हैं। कितने भाग हैं? 12 भाग हैं। क्या है? और इसकी रिपोर्ट का नाम है, इसकी रिपोर्ट का नाम है शिक्षा की चुनौतियां नीति संबंधी। क्या? नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य। क्या? परिप्रेक्ष्य। करें हाँ जी, समझ गए हैं। बहुत दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और अगला इसके लिए जो सबसे मजेदार बात क्या है, इसके लिए कोई आयोग या समिति नहीं बनाई गई, नहीं बनाई गई। इसे भी क्या, इसे भी क्या, इसे भी देखें क्या, इसे भी भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। चलिए आपको थोड़ा सा मैं इसको समझाऊंगा दोस्तों। आई 1986, अच्छा यार 1986 लिखते, माफ करेंगे। 1986 ओके ओके, एनईपी ओके, यस करें हाँ जी, समझ गए ओके, डन करें जी, समझ गए हैं। आइए दोस्तों थोड़ा सा सभी लोग, मैं चाहूंगा सावित्री गुप्ता तमाम भाई बहन सुन ले दोस्तों। क्या ये अजीब बात है दोस्तों, थोड़ा सुनेंगे कुछ, मतलब आपको बताओ तो भी लिख बहुत कम पाया हूं। भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ध्यान सुनेंगे, भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई, जबकि भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई, जो कोठारी आयोग से बनी थी। सब लोग यस करें कि जी गुरुजी हम लोग समझ गए हैं। यस ओके, फिर सुनेंगे मेरे बच्चों, मैंने क्या बोला। भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई, जबकि भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई, जो कोठारी आयोग में बनी थी। इसमें 86 में 12 भाग थे और इसकी रिपोर्ट का नाम था शिक्षा की चुनौतियां नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य। और दोस्तों जो सबसे तगड़ा, जो गाइस सबसे तगड़ा पार्ट है वो तीसरा वाला है। क्या जनरली आपने क्या देखा, चलिए आपको समझाता हूं। 68 की शिक्षा नीति के लिए, ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। क्या 68 की शिक्षा नीति के लिए कोठारी बनाए गए। 2020 के लिए आपने सुना होगा के कस्तूरी रंगन को बनाया गया। पर आश्चर्य की बात है, भारत की सफल शिक्षा नीति 1986 के लिए ना तो कोई आयोग बनाया गया,
ना तो कोई समिति बनाई गई, डायरेक्ट जनता, फिर सुनेंगे, डायरेक्ट जनता के सुझावों से बनाया गया। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल बेहतर शिक्षा नीति थी वास्तव में। सगुन पांडे बिल्कुल सही। यह दोस्तों 1986 की शिक्षा नीति कई गुना बेहतर है 2020 से। क्या कह रहा है, छात्रों की विषयगत योग्यता को भली बात एक बार टॉपिक हो जाए। क्या कह रहा है, छात्रों की विषय आधारित योग्यता को किस प्रकार सबसे अच्छी तरह से जान सकते हैं? प्रश्नों से, मूल्यांकन उपकरण से, विचार विमर्श से, अभिभावक परामर्श से। एक बार दिमाग लगाइएगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या एक छात्र की सब्जेक्ट के बारे में कितना नॉलेज है, इसे कैसे मापा जा सकता है? आइए आगे चलते हैं। लेट्स गो। क्या आइए जी सर, मैं साजिद, अच्छा खगड़िया बिहार से हूं। साजिद जी कैसे भाई? ओके आइए आगे चलेंगे। ओके, जानता था मैं। गेस करो। हाँ मतलब गेस करो कैसे। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, ये जेन्युइन पेपर है, पेपर 2 है, ध्यान रखिएगा। ये जो कर रहे हैं पेपर 2 है, ये पेपर 2 है। मतलब पहली बात जान लो कि ये पेपर 2 है। जो आज ये पेपर है दोस्तों, हम पीवाईक्यूज ले रहे हैं, यह टोटली पेपर 2 है। पहली बात तो ये जान ले। अब देखिए, जहां मैं बराबर बोलता हूं, वो एरिया जहां आप बहुत पीटे गए हो, वो है कॉमन सेंस। मेरी बात समझो यार, तुम एमसीक्यू दोगे, कितने दोगे? 10, 20, 100? जरा सोचो, तुम एमसीक्यू दोगे कितने कितने बहुविकल्पी दोगे? 40, 50, 100? लार्ज टाइप दोगे तो 4-5 क्वेश्चन में 3 घंटा बीत जाएगा। प्रश्नों के माध्यम से गहराई से नहीं जाना जा सकता, पर अगर आपस में बातचीत करें तो हम पूछ सकते हैं, गहराई में जा सकते हैं। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। और बोले जी गुरु जी हम समझ गए। आई ओके। सभी भाई बहन दोस्तों मैं चाहूंगा गैस करें जी सर क्लियर है, सी इज द राइट। सभी लोग दोस्तों एग्री करें, हाँ सर हम समझ गए हैं, क्योंकि मूल्यांकन उपकरण ही तो है परीक्षा के प्रश्न। ये दोनों तो सेम है, इसलिए उत्तर नहीं होगा। इसका जी सर आई, इस करें हाँ जी क्लियर है। सभी लोग दोस्तों मैं चाहता हूं बी वाले कह रहे हाँ सर हम समझ गए, उत्तर सी होगा। मुझे यकीन है दोस्तों आराम से बात समझ में आ रही है। भाई प्रश्न कितना भी करेगा, भाई एक बात बताओ मुझे, तुम जिस एग्जाम को दे रहे हो इसमें तो रट्टा मार के भी उत्तर लाया जा सकता है। एमसीक्यू तो रात में पेपर खरीद के भी कर सकते हैं। आखिर पेपर आउट नहीं हुआ क्या बिहार का? तो इसमें योग्यता की कहां से आएगी? इसका रीजन क्लियर है, सी इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कर क्या कह रहा है, एक अच्छे शिक्षक को, क्लियर है, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान, शिक्षण विधियों क्या होना चाहिए, कमा हो गया क्या, यहां क्या होगा, का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है, इससे शिक्षण कार्य आराम से जल्दी संपन्न हो सकता है, इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है, इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। अब ये प्रश्न रियल में तगड़ा है। अब एक कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों, कॉमन सेंस वाली एक कॉमन सेंस वाली बात है यार। अब फिर से कॉमन सेंस वाली बात है, थोड़ा ट्रिकी है ना, थोड़ा ट्रिकी। अब मैं आपके उत्तर को देखूंगा, इसमें आपको लगेगा इसमें 3 से ज्यादा आपको उत्तर नजर आएंगे, है फिर कॉमन सेंस वाली बात। हाँ ये मैं भी देख रहा था। देख रहा दोस्तों, कई लोगों ने सही उत्तर दिया है। माइंड सेट दोस्तों, अब आपने सही पकड़ा है। देखिए जिन लोगों ने, मेरी बात सुनो, हमारी शिक्षा बाल केंद्रित है, गुरु जी को सुकून देना हमारा काम नहीं है। इसको वहां से समझ गए, गुरु जी को सुकून देना हमारा काम नहीं है, इसलिए यह गलत है, यह गलत है। और अगला क्या है, आत्मविश्वास सिर्फ शिक्षण विधि से नहीं आएगा, टॉपिक को भी तो पकड़ना चाहिए। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी क्या, इससे शिक्षण, हमें दोस्तों शिक्षण प्रभावशाली हो जाता है। और मुझे यकीन है सब लोग समझ गए हैं। यस करें जी सर, हम आपके लॉजिक से सही है। मैंने क्या बोला बेटा, फिर सुनेंगे। डी वालों को मैं एक बार फिर से व्याख्या देता हूं। मेरे पास तगड़ी तगड़ी शिक्षण विधियां है, मेरे अंदर बहुत आत्मविश्वास है,
पर मैं गणित का टीचर हूं, गणित का एको चैप्टर नहीं आता, तो क्या शिक्षण विधि पर मुझे भर्ती किया जाएगा? कंटेंट होगा तभी तो विधि प्रभावशाली बनाएगी। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। सभी लोग बोल चुके हैं जी सर, हम समझ गए हैं, क्लियर है क्या? ये डन। आइए ओके, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, आज तो पेडागॉजी के क्वेश्चन काफी है। पेडागॉजी कह रहा क्या, एक अध्यापक होने के नाते हम शिक्षण एवं सामग्री का उपयोग इसलिए करेंगे क्योंकि इससे विद्यार्थी व्यस्त रहेंगे, इससे विद्यार्थी अधिक सुगमता से सीखेंगे, इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होगा, इससे विद्यार्थियों का ध्यान विचलित होगा। अब देखो यार, है कॉमन सेंस वाला। आई नहीं यार सावित्री, कोई नहीं, अभी आप जाके एग्जाम दो बेटा। मुझे लग रहा है आप लोग उस वाले ग्रुप में हो जिसका एग्जाम रिजेक्ट हुआ था। क्या बोल रही है? यही बात है ना? मेरी बात सुन बेटा, जाके एग्जाम दो, इतना नहीं सोचते। निगेटिव सोचोगे निगेटिव होगा, मन के हारे हार है, पॉजिटिव सोचो यार। हो गया ओके, आप समझ गए? तो विद्यार्थी को मतलब इसे गलती से भी इसका उत्तर ए मत देना यार। हाँ, अब गुरुजी कह रहे बेटा आज पढ़ाने का मन नहीं है, आज हम बढ़िया बढ़िया भोजपुरी गाने सुन के व्यस्त रहेंगे। हाँ भाई, व्यस्त रहने का टॉपिक पे व्यस्त करो। गलत उत्तर है क्या? इससे मैंने पहले ही बोला, इसका उत्तर कभी ये नहीं होगा, ध्यान रखना। किसी भी जगह इसका उत्तर सी नहीं होगा। क्या मनोरंजन होगा? क्या मनोरंजन क्या है? वही गाने सुनाओगे? बकवास। मेन क्या है? इससे विजिबल होगा, मूर्त होगा और सीखने में आसानी रहेगी। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस। करिए जी, समझ गए? सभी लोग समझ गए क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा क्या कह रहा है, शैक्षिक संस्थान जो पाठ्यचर्या बनाते हैं, करिकुलम, थोड़ा दिमाग लगा के उत्तर देना है। शैक्षिक संस्थानों की पाठ्यचर्या निम्न में से किस पे आधारित होनी चाहिए? सिद्धांत पर, व्यवहार पर, सिद्धांत और व्यवहार पर, सिद्धांत, व्यवहार और शोध पर। सच्ची बताना है। कह रहा है पाठ्यचर्या जब कोई बना रहा है, जब कोई करिकुलम डिजाइन कर रहा है, तो उसे किस किस बिंदु पर ध्यान देना चाहिए? एक बार आप सोचो। सही, ओके ओके डार्लिंग्स, एक बार मैं देख रहा हूं, नेहा जी, सूरज अंबेडकर, मेरे बच्चों, सीमा, मैं चाहता हूं कि बिल्कुल दोस्तों आप खुद समझो। हाँ हाँ, मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आदित्य, ओके, आदित्य, आलोक, मनीषा कुमारी, मैं देख रहा हूं बेटा, सभी लोग ओके। इट्स नूतन कृष्णा, अच्छा नूतन, समवट लाइक दैट। गरिमा जी, चाहे जितना दिमाग लगा दो, क्यों नहीं, जरा सोचो, क्यों उत्तर सी नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? ये दोनों तो आएंगे तो तुम समझ गए, पर क्या पढ़ाना है इस क्लास के लिए? आज के डेट में नौकरी में क्या मांगता है? मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट है? सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसके लिए पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, किस एज ग्रुप की है, इस पे शोध करना पड़ेगा। तो आप समझ गए, शोध शब्द इसमें जरूर आएगा, मेरे ख्याल से समझ गए। क्या आइए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा क्या कह रहा है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। उज्जवल करते हैं ना, थोड़ा सेंस निकालिए। क्या आपकी कक्षा के कुछ छात्र असाधारण प्रतिभाशाली हैं, आप उन्हें क्या सिखाएंगे? कक्षा के साथ उच्च कक्षाओं में समृद्ध कार्यक्रमों का उपयोग करके केवल जब वे चाहते हैं तब सिखाएंगे। आई ओके, देखिए यार, हर उत्तर का देखो, हो सकता है हमारा उत्तर गलत हो, पर तर्क तो बिल्ड करना मांगता है ना भाई, तर्क तो देने का ना उत्तर। क्या ओके जी, क्लियर है? ओके, हाँ बिल्कुल, सूरज जी देख रहे हैं। ओके ओके, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यस करें। अब जरा सोचो यार, क्या भाई वो पढ़ने में बहुत तेज है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत पढ़ने में तेज है। गणित की जिस किताब को मंदबुद्धि 8 महीने से ट्राई मार रहा है, 2 महीने में खत्म लिया। तो मैंने ही तुम्हें बोला था क्या, खाली दिमाग शैतान का होता है। सब लोग समावेशी शिक्षा पढ़ के आए हो। भगवान नहीं है प्रतिभाशाली बालक, उसमें हर बुराई हो सकती है। प्रतिभाशाली बालक में अधिगम क्षमता हो सकती है। क्लास में खाली बैठा रहेगा, 4 लोगों को गुदगुदी कर रहा है,
इसलिए इसको बोलो भैया तेरे पास टाइम बचा है, तो अन्य लोगों से इसका पाठ्यक्रम बड़ा होना चाहिए। जैसे तू कंप्यूटर सीख भाई, तू जाके खेल कूद सीख। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, करिए समझ गए, सी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? आधिकारिक होना चाहिए, आधिकारिक, तानाशाही, अनुमोदक, सुगम करता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका लगभग कैसी होनी चाहिए, और ये बात हम लोग जानते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जैसा बता चुका हूं, ये सारे रिजेक्ट कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोग जानते हैं दोस्तों, समय नहीं लेंगे क्या, ये बाल केंद्रित शिक्षा का हनन है। शिक्षक भगवान नहीं है, बच्चा खुद सीखेगा। टीचर का काम है ज्ञान देना नहीं, सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाना। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। यस करिए जी, समझ गए हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर क्या कह रहा है, फिर से देखेंगे। शिक्षक के मुख्य रूप से, आगे दोस्तों कह रहे हैं, माफ करिए, कह रहा है शिक्षक मुख्य रूप से निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? साक्षात्कार, प्रयोग, व्यक्तिवृत्त या अवलोकन? मैं थोड़ा सा प्रश्न को आसान करता हूं, शायद आप समझ नहीं पाए। क्या कह रहा है, एक छात्रों का समूह कैसे व्यवहार करता है, ये टीचर कैसे पता करता है? साक्षात्कार द्वारा, प्रयोग द्वारा, व्यक्तिवृत्त द्वारा या अवलोकन द्वारा? आई लड़कियों बॉयज, मेरे ख्याल से अब सब लोग क्वेश्चन समझ गए हैं। एक बार फिर से सुन लो, शायद अगर आप नहीं सुन पाए दोबारा सुन लो। क्या एक छात्रों का समूह कैसे व्यवहार करता है या कैसे पता चलेगा? तो सभी लोग जानते हैं, तुम कैसा कर रहे हो ये तो तुमको देखने के पता चलेगा ना कैसे कर रहे हो। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। यस करें, हाँ जी समझ गए, आसान सा है। अब देखिए सिंपल, देखिए जब आप कंफ्यूज होगे तो आपको हर उत्तर सही लगेगा। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। यस करें, हाँ जी समझ गए। क्या ओके, बी वाले बोल दे हाँ गुरु जी, सी और बी वाले बोल दे आशुतोष जी, सीमा जी मुझे बताएं कि जी सर हम समझ गए हैं कि सही उत्तर क्या है। भाई मेरी बात समझ बेटा, तुम कैसे बिहेव कर रही हो या तुम कैसे बिहेव कर रहे हो ये तो मैं तुम्हें देख के ही पता लगा पाऊंगा, और देखना क्या है? अवलोकन है। यस करिए, क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा क्या। सो तमाम भाई बहन जानते हैं, मैराथन क्लास में इसे बताया गया था, एक शिक्षक द्वारा छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए जो स्कोरिंग गाइड यूज होती है उसे क्या कहते हैं? रूब्रिक, जांच सूची, मूल्यांकन सूची, निर्धारण मापनी? बता दें एक बार। अब ये दोस्तों क्वेश्चन तगड़ा है। अब प्रश्न है कि आपने कितना पढ़ा है। इसमें यह प्रश्न है कि आपने कितना पढ़ा है, तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया है, कई लोगों को यह बात बताई गई है पहले से। इसे दोस्तों पहले से ही फॉर्मेट बना होता है। देखिए फॉर्मेट पहले से बना होता है, देखिए पहले से बना होता है। देखिए थोड़ा दिखा दूं आपको। ओके हाँ, आई पहले से फॉर्मेट बना होता है, और इस फॉर्मेट का नाम है दोस्तों क्या? आई। जैसे ये छात्र का नाम है दोस्तों क्या? आई। यहां आ जाएगा क्या, तो दिखा देता हूं, मैं चाहूंगा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये है, यहां स्टूडेंट का नेम होगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। यहां उसका परफॉर्मेंस, पुअर, गुड, बेस्ट। यहां देखो रेटिंग की बात नहीं है। अब दोस्तों यहां मान लीजिए राम है, यहां श्याम है, यहां गीता है, और यहां सब्जेक्ट मान लीजिए, इसे मैंने बहुत सिंपल बनाया है, मान लो सब्जेक्ट भी है, तो राम को मान लीजिए गणित में बेस्ट मिला है, श्याम को गुड मिला है, गीता को पुअर मिला है। दोस्तों हमने क्या देखा, इसका फॉर्मेट पहले से बना होता है, स्केल में बनाना पड़ता है। ये सुनना, जांच स्केलिंग में बनाना पड़ता है, इसमें पहले से बना होता है, और इसे बोलते हैं दोस्तों रूब्रिक्स। बिल्कुल तमाम भाई बहन दोस्तों इसको जान ले, ये बहुत खास है। क्या देखिए, आपको लग रहा होगा ये निर्धारण मापनी है, नहीं,
जिसमें निर्धारण मापनी में हमें फॉर्मेट बनाना होता है लड़कियों, बॉयज, इसमें हमारा फॉर्मेट पहले से बना होता है, इसीलिए इसे रूब्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूब्रिक्स। अमेरिका में इसका प्रचलन शुरू हुआ। डन करें? हाँ जी, समझ गए हैं। पहले से बना होता है। मैं लिख देता हूं, आइए, फॉर्मेट बना बनाया होता है। थोड़ा गांव की भाषा लिख रहा हूं, बनाया होता है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। इसका जी समझाइए। आई नहीं भाई, पूजा इधर नहीं भाई, सुपर टीटी का ही है। सुपर टी सॉरी, माफ करेंगे, एसटी पेपर 2 है बेटा। ये पेपर 2 है। इतना ध्यान रख बेटा, मेरी बात समझ। ऐसा दुनिया में कोई आसान पेपर नहीं आता। अगर ये यूपी टेस्ट होता तो इससे हार्ड होता, खुद समझो पूजा। अगर ये सी टेस्ट होता तो भी हार्ड होता। अगर एक केबीएस होता तो बहुत हार्ड होता, एनबीएस होता बहुत हार्ड होता, DSSB होता बहुत हार्ड होता। इतना आसान पेपर एसटीटी बिहार में ही आता है बच्चा। ये बात मैं रोज आपको बताता हूं। इसके लिए आप पूजा बता दे। हाँ सर, समझ गए हैं क्या? ये नेक्स्ट अगला कह रहा क्या? कह रहा है एक माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता कर सकती है यदि कक्षा में बालकों को नोट्स बनवाती है, पाठ्यक्रम निर्धारित समय से पूर्व पूरा कराती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। अब कंफ्यूज मत होइएगा यार, आप कंफ्यूज बहुत तेजी से होते हैं। अब इस प्रश्न को पढ़िए और उत्तर दीजिए और थोड़ा जोश में आइए। इसका लीजिए क्लियर है? ओके, आइए। कह रहा है एक माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका। अब यार अब आपको खुद समझो, माध्यमिक है तो कक्षा 9, 10, 11, 12 तो होगा ना। तो बिहार एसटीटी का ही पेपर है ना, बताओ। इसका लीजिए क्लियर है? बिल्कुल दोस्तों, सही उत्तर है क्या? डी। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे अगर आप में से एक भी आदमी ने इसका उत्तर सी दिया तो मैं उसको बहुत पीटूंगा। निष्पक्ष, मेरे पास कॉपी आई है भाई, मैं कोई जातिवाद नहीं करूंगा, निष्पक्ष कॉपी जांचूंगा पर पढ़ाऊंगा नहीं। पढ़ाने के लिए तुम टीचर बने हो, कॉपी जांचने के लिए थोड़ी नहीं टीचर बने हो। यस करे गुरुजी, समझ गए? डी इज द राइट आंसर। यस, ओके। आई अगला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा क्या? बच्चों को तगड़ा। हाँ आइए आइए। नहीं देखिए, मैं यही आपको बता रहा था। देखिए मैं आपको थोड़ा सा शेफाली फातिमा अंसारी, शेफाली अगर मैं आपका नाम, तो फातिमा चलो शॉर्ट में आपका नाम बोलते हैं। तो फातिमा, मेरे बच्चे सुनो मेरी बात क्या है। थियरी मैराथन बेटा पहले से ही है, और सिर्फ थियरी ही नहीं है फातिमा, टॉप 100 है। इतना ज्यादा मैटर पहले से पढ़ा है, सिर्फ उतना पढ़ लो बहुत है बेटा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि देखो बेटा, आज है 7 तारीख, 8 को या 9 को, ठीक है, मैं जो पेपर 1 वाले हैं मैं चाहूंगा पुराना मैटर पूरा पढ़ ले। 9 या 10 को, क्योंकि आपका एग्जाम 11 को है, तो मैं 9 तारीख को कोशिश कर रहा हूं कि एमसीक्यू चैप्टर वाइज ले लूं। जो हमारी आपकी बात हुई थी, एमसीक्यू पढ़ा दूं चैप्टर वाइज, ताकि दोबारा, क्योंकि बेटा दोनों में आप खुद उठा के देख लो, दोनों का सिलेबस सेम है बेटा। आप खुद देख लो, दोनों में एक भी चैप्टर इधर उधर हो, दोनों का सिलेबस सेम है। 9th 10th का भी सिलेबस वही है, आर्ट ऑफ टीचिंग का। खुद आप देख लो, आपने देखा भी होगा, ऐसा तो नहीं कि आपने नहीं देखा होगा। ओके आइए, ओके डी इज द क्या आइए। कह रहा है बच्चों को मौखिक या गैर मौखिक सजा देने से जो परिणाम सामने होगा वो क्या होगा। दोस्तों आपने देखा, पहले ही आपने उत्तर दे दिया है, बिल्कुल सही दोस्तों। क्या? अब देखिए गाइस क्या होता है, देखिए जी बड़ा मजेदार है, पर जान लिए मौखिक और गैर मौखिक क्या है। मौखिक का अर्थ है गाली वाली दे देना, डांट देना, मुंह से कुछ गाली दे देना, मौखिक है। लठिया देना, फिर ये भैया गैर मौखिक, क्योंकि वहां बात का नहीं डंडे का प्रयोग हो रहा है। पर आप खुद समझो नॉर्मल, क्या जब आप बच्चे को दंड दोगे तो उसे हर कदम लगेगा मैं गलत हूं, उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। सो आपका उत्तर है क्या? डी। यस करें? हाँ गुरुजी, हम समझ गए उत्तर डी कैसे आया। भाई मैंने क्या बोला? हर कदम पे बच्चे को लठिया रहे हैं, हाँ तेरी ऐसी की तैसी। जब हर कदम पे डांटेंगे तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही गड़बड़ा जाएगा। इसलिए कहा जाता है साइकोलॉजी में, क्या ज्यादा दंड देना, छोटी छोटी बातों पे डांटते रहना भी कोई अच्छी बात नहीं है। यस, मेरे ख्याल से हम समझ गए। अगला हाँ, कह रहा है एक शिक्षक, देखिए चलिए क्या, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने हेतु प्रेरित, आंतरिक रूप से प्रेरित कर सकता है। अंतर देखिए, अब यहां हिंदी भी आपकी तगड़ी होनी चाहिए। क्या? एक शिक्षक अपने छात्रों को आंतरिक रूप से प्रेरित कर सकता है, कैसे?
चिंता भय उत्पन्न करके, प्रतिस्पर्धी होकर, व्यक्तिगत लक्ष्यों में उनके महारत को निर्धारित करने में उनका समर्थन करके, चॉकलेट जैसे मूर्त पुरस्कार देकर। आई सभी लोग जानते हैं नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। डन करें जी, क्लियर है? क्लियर? बिल्कुल दोस्तों, सभी लोग सभी जानते हैं जलेबी नहीं चलेगी। जलेबी बाहरी प्रेरणा है, तुम जलेबी के लिए पढ़ रहे हो, यह बाहरी प्रेरणा है। मैं अपने ज्ञान के लिए पढ़ रहा हूं, मैं अपनी खुशी के लिए पढ़ रहा हूं, मैं निपुणता के लिए पढ़ रहा हूं। रेंचो सी इज द राइट आंसर करें, और सभी लोगों ने सही उत्तर दिया। आइए अगला, आई 13 को है तो हम कोशिश करें 9-10 को। हाँ, कह रहा है जब एक बच्चा असफल होता है, कह रहा है जब क्लास में, मैंने आपको दोस्तों एक ट्रिक बताई थी, जब कोई बच्चा कोई छात्र फेल होता है, इसका मतलब क्या है? बच्चे को निजी ट्यूशन लेना चाहिए था, तंत्र असफल हो गया। तंत्र मतलब सिस्टम, बच्चा पढ़ाई के लायक नहीं है, बच्चे ने उत्तर को ठीक से याद नहीं किया है। कह रहा है जब एक बच्चा फेल होगा तो इसका अर्थ क्या है? हाँ बिल्कुल, चॉकलेट और चाउमीन बिल्कुल उत्तर नहीं देना बेटा, क्योंकि ये बाहरी प्रेरणा है। लालच में कब तक पढ़ेंगे मेरे बच्चों, ये कहने का मतलब है। क्या बिल्कुल सही दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था सरकार फेल हो सकती है, टीचर फेल हो सकता है। मतलब कौन कौन गलत हो सकता है? कौन कभी नहीं गलत हो सकता? टीचर गलत हो सकता है, स्कूल गलत हो सकता है, सिस्टम गलत हो सकता है, पर स्टूडेंट गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी कहती है प्रत्येक बच्चा सीखना चाहता है। सिंपल सी बात है यार, जब प्रत्येक बच्चा सीखना चाहता है तो बच्चा फेल कैसे हुआ? द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस। करिए जी, समझ गए हैं सभी लोग? बोलते जी गुरुदेव समझ गए हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि शिक्षा बाल केंद्रित है। हाँ, क्योंकि शिक्षा बाल केंद्रित है। यस करें, क्योंकि शिक्षा हमारी क्या है मेरे बच्चों? बाल केंद्रित है। यस करें। ओके, आगे कह रहा है बढ़िया से, हाँ रिलैक्स होके, हाँ करा क्या? छात्र, बिल्कुल छात्र गलत नहीं हो सकता। क्या? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, अब ठीक है जी, अभी ये देखिए, मतलब अब इसमें अर्थ आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक एक स्टूडेंट पे ध्यान रखना चाहिए, मतलब क्लास को भीड़ मानकर नहीं, एक एक बच्चे पे फोकस करना चाहिए कह रहा है। क्योंकि प्रश्न तो बता दिया, क्योंकि शिक्षा अधिगम कार्यक्रम इसी सलाह देता है, यह प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने में मदद करता है, बच्चे अलग अलग गति से विकसित होते हैं, समूह में विद्यार्थी हमेशा बेहतर सीखते हैं। गेस करिए, आई प्रश्न मैंने क्या बोला? एक कह रहा है प्रत्येक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक एक स्टूडेंट पे ध्यान देना जरूरी है। क्यों? ऐसा ही। ओके, आगे आई। हाँ हो जाएगा जी, गुरु समझ गए हैं। आई ओके, तो सिंपल सी बात है, जब मैंने ही हम लोग जानते हैं, यहां जितने लोग लाइव हैं सब जानते हैं क्या? क्योंकि दुनिया में कोई भी दो छात्र एक जैसे नहीं है। मूक बधिर को पढ़ाने के लिए, दोनों आंखों से ब्लाइंड स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एक ही तरीका नहीं चलेगा, क्योंकि छात्र अलग अलग होते हैं। इसलिए भीड़ मानकर नहीं, हर छात्र को अलग अलग पढ़ाना जरूरी है। अलग अलग मतलब नहीं, अलग अलग बुला के पढ़ाना है, ध्यान देना जरूरी है। सी इज द राइट आंसर। इसका जी समझ गए? इसका जी क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, जबरदस्त कह रहा है, एक शिक्षिका, नॉर्मल, हाँ कह रहा है एक शिक्षिका खुद से सवाल का जवाब नहीं देती, वह अपने छात्रों को उत्तर देने, समूह में सहकारी अधिगम को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। वह किस उपागम पर निर्भर है? एक अच्छा उदाहरण, सवाल करना और प्रेरणा स्रोत बनना, सीखने की तत्परता, सक्रिय सहभागिता, शिक्षण सामग्रियों का उचित संगठन। आई बिल्कुल दोस्तों, मेरे बच्चों मैं जानता हूं, देखिए इस सीटीटी इत्यादि में तमाम लोग तमाम जगहों से जुड़े हुए हैं मुझसे, तो कहीं ना कहीं से चीजें कनेक्ट होंगी यार। 4, 6, 10 क्लास बहुत है यार। इस एग्जाम को पास करने के लिए दिन रात आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। 9-10 तारीख को एक एमसीक्यू ले आऊंगा चैप्टर वाइज, उसी को देख लीजिए, बहुत है। इसके जी बिल्कुल आइए, डन भाई, बिल्कुल सही दोस्तों। सिंपल सी बात क्या है, कह रहा है आपस में चर्चा करो,
खुद से मुझसे उत्तर मत पूछो, आपस में बहस करके उत्तर निकालो। और ऐसा करते वक्त स्टूडेंट क्या रहेगा, सक्रिय सहभागिता रहेगी। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, आपके किसी विद्यार्थी, देखें क्या, आपके किसी विद्यार्थी द्वारा एक ऐसा अभिगा, जिसको यूं समझिए, इसको कैसे समझे, क्या कह रहा है, आपका स्टूडेंट एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो टॉपिक से जुड़ा नहीं है, मतलब जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो या जो टॉपिक न पढ़ा रहे हो उससे जुड़ा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसकी अवहेलना करेंगे, उसकी गलती का आभास कराएंगे, उसको अन्य अवसर देंगे, वो सभी बच्चों के बीच डांटेंगे। आइए, बिल्कुल दोस्तों, सेंस वही है मेरे बच्चों। यस करें, हाँ गुरुजी समझ गए हैं, क्योंकि फिर से ट्रिक वही है, छात्र की आवाज को, छात्र की आवाज को नहीं दबाया जाएगा। सेंस वही है क्या, छात्र की आवाज को नहीं दबाया जाएगा, क्योंकि हमारी शिक्षा बाल केंद्रित है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी क्या, कि उससे फिर से एक बार आप क्वेश्चन पूछने का मौका देंगे। चुप तेरी ऐसी क्या थी, चुप तेरी हिम्मत कैसे हुई, ऐसे नहीं कहना है भाई, क्योंकि बच्चे का प्रश्न उसकी जिज्ञासा दिखाता है। इसके और आप चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कर, क्या ये आपको बड़ा तगड़ा पढ़ाया है मैंने, क्या कह रहा है, एक अच्छे परीक्षण के 3 गुण क्या होते हैं, वैधता, मूल्यांकन, व्यावहारिकता। वैधता, विश्वसनीयता और व्यावहारिकता। व्यापकता, मूल्यांकन और प्रयोगात्मकता। व्यापकता, मूल्यांकन और व्यावहारिकता। कैसे करें, ये वर्ड्स दोस्तों बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। कह रहा है, एक अच्छे परीक्षण में निम्न में से 3 कौन से गुण होते हैं। देख के अगर नहीं जानते तो वैसे भी पता चल रहा है, और मैं चाहता हूं कि आराम से थोड़ा रिलैक्स होकर उत्तर दें। इसका लीजिए, क्लियर है, हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, क्या मैंने आपको पहले ही बोला था, वैधता क्या है। अगर ये पानी, भैया अगर ये बॉटल पानी ठंडा करने के लिए बनाया गया है तो पानी ठंडा करे, वरना इसको खरीदने का क्या मतलब है। ये वैधता है। कोई परीक्षण बुद्धि के लिए बनाया गया है तो व्यक्तित्व का टेस्ट न करे। विश्वसनीयता क्या है, अगर एक ही टाइप के अलग अलग छात्र वो टेस्ट देते हैं तो सबके पूर्णांक भी समान, प्राप्तांक भी समान होने चाहिए। और अगला क्या है, जो रियल लाइफ में व्यावहारिक क्या है, जो असली परिस्थितियों में लागू हो, सिर्फ किताबी ना हो। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे। मैक्सिमम लोगों ने दोस्तों सही उत्तर बताया पहले ही। अगला कह रहा है, छात्रों को, जबरदस्त, कह रहा है छात्रों को पहली, सॉरी माफ करें, पहले, माफ करेंगे, छात्रों को पहले क्या होता है टाइपिंग, छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर बाद में उसके उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करना कौन सी विधि है। निगमन विधि, आगमन विधि, तर्क विधि, संश्लेषण विश्लेषण विधि। नॉर्मल है दोस्तों, एकदम नॉर्मल है। क्या आइए, सावित्री, नेट का क्लास बेटा होता है शाम को 7 बजे, मैं अभी आपको बता देता हूं। अभी दोस्तों ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन गलत हो जाए तो मैं इसको कमाल ही कहूंगा भाई। ये क्वेश्चन देखिए, मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है दोस्तों, कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हैं, डोंट माइंड है। नियम से देखिए, राहुल सिंह तमाम उत्सव, नियम से उदाहरण की ओर जाना कौन सी विधि है। पहले कह तो रहा है, पहले रूल टू, फिर लो, सुन लो गधो, एक बार लिख लो इसको, रूल टू एग्जाम्पल। पहले पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ाया जाता है, और अब क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल टू रूल। इसको प्लीज मैं चाहूंगा इसको अच्छे से सभी भाई बहन दोस्तों लिख ले। जी क्लियर है, सभी भाई बहन दोस्तों लिख ले। क्या अभी बताओ, हमने तुमने तमाम लोग, फर्क नहीं पड़ता हम कहां से किए हैं, बिहार यूपी, से फर्क नहीं पड़ता, सबने पाइथागोरस की थ्योरम इंडिया में पढ़ी है। तो पहले वो पाइथागोरस का प्रमेय, थ्योरम सिद्ध कराते थे, फिर उस पर सवाल लगवाते थे। तो यह नियम से उदाहरण है, यह कौन सी विधि है, निगमन विधि है। अब अगर उदाहरण देकर नियम तक ले जाए निचली कक्षा में तो आगमन विधि है। मेरे ख्याल से हम लोग समझ गए, आसान है, ऐसा ही। बिल्कुल सो। अगला है क्या, ओके,
और सो ये तो बहुत बार पढ़ाया है, क्या कह रहा है? सूक्ष्म शिक्षण चलिए मैं पूजा एक बार देखता हूं, क्या आगे चलता हूं। क्या कह रहा है? सूक्ष्म शिक्षण के 6 चरणों का सही क्रम क्या है? क्या सूक्ष्म शिक्षण के 6 चरणों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए सूक्ष्म पाठ योजना, शिक्षण, पुनः शिक्षण, पाठ योजना, शिक्षण, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि, सूक्ष्म पाठ योजना। एक बार देख ले, देख के बताएं क्या कह रहा है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का सही क्रम कौन सा है? तो इसे दोस्तों तमाम मैंने वेट कर लिया है, मैं चाहूंगा आराम से देखें। क्या आई बिल्कुल दोस्तों, देखिए मैं दिखाता हूं आशा, अभी आपको मैं 2 मिनट बताता हूं। इसको क्या ये आश्चर्य की बात है दोस्तों, अभी ये तो आश्चर्य वाली बात हो गई। भाई मेरी बात समझो, अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आपको उत्तर आ जाएगा। क्या पहले योजना बनाओगे, फिर पढ़वाओगे, फिर बताओगे तुमने कितना पढ़ाया, 10 गलती अभी भी कर रहे हो, फिर उस गलती के लिए योजना बनाओगे, फिर शिक्षण करवाओगे, फिर से प्रतिपुष्टि दी जाएगी। एंड डी इज द राइट आंसर। इसके हाँ जी समझ गए? हाई इसकरे जी समझ गए? इसकरे जी सर हम समझ गए हैं। तो ये आश्चर्य की बात है, ये बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, और ये प्रश्न आपको बड़े आराम से ये बहुत दोस्तों यस करें। हाँ सर हमसे गलती हुई है, ये दोस्तों बहुत ज्यादा हो गया। हाँ हिंदी कोई बात नहीं, चलिए इंग्लिश में, अगर आपको इंग्लिश में से आप सही कर सकते हैं तो भी अच्छी बात है। भाई खुद समझो, पहले हम उसको बताएंगे पढ़ाना कैसा है, ये योजना हो गया, फिर वो पढ़ाएगा, शिक्षण हो गया, अभी कितना सुधार हुआ, फीडबैक होगा, जो गलती बची है फिर योजना बनेगी, फिर शिक्षण होगा, और फिर से दी जाएगी क्या प्रतिपुष्टि। यस करें हाँ जी समझ गया। डन ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला कह रहा है, बालकों में शोध एवं अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप विकसित करने हेतु क्या करना चाहिए? अवलोकन शक्ति को बढ़ाएंगे, शोध व अनुसंधान कार्य के महत्व को समझाएंगे, अनुसंधान के बारे में उन्हें बताया जाएगा ताकि वह अनुसंधान कर सके, उन्हें बताया जाएगा कि शोधकर्ता सम्मानित होते। अब है बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन, पर अब भटकना मत करा। क्या बच्चों में रिसर्च आदि के प्रति जागरूकता जागृत करने के लिए कौन सा तरीका सही है? ओके डन करेगा ये बहुत। चलिए मैं सुनीता एक बार देखता हूं। चलिए ओके हाँ मैं इंग्लिश की करा सकता हूं, मैं सर से बात कर लेता हूं, ठीक है इंग्लिश की। हाँ मैं एक बार सिलेबस देख के करा देता हूं, ठीक है ऐसा हो सकता है। आई अब तो वही बात है, देखिए मैक्सिमम लोग इसमें फेल रहे हैं। भाषण नहीं चलेगा, खुद सोचिए आप कैसे आप मिस हुए। क्या भाषण नहीं चलेगा? अनुसंधान लिखाया थोड़ी जाता है, अनुसंधान बताया नहीं जाएगा, अनुसंधान करके सीखा जाता है। और करोगे तब जब परिस्थिति का यस करे। गुरुजी बहुत बारीकी से चूक गए। भाषण बताएंगे 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 बताएंगे, इन सब का मतलब है यह लेक्चर है, लेक्चर भाषण विधि नहीं चलेगी। सभी लोग समझ गए जी से समझ गए? क्या आई आई इस करें हाँ जी समझ गए? आई ओके डन करें। हाँ सर क्लियर है। आई आई चलिए फिजिक्स की मैराथन के बारे में एक बार बात कर लेता हूं आज सर से। जी सीडीपी दोस्तों शाम को 8 बजे होती है, यहां सुनेंगे। सीडीपी की क्लास शाम को जैसे पहले होती थी पुराने प्लेटफॉर्म पे 8 PM पे होती है, और वो होती है इसके दूसरे चैनल पे जिसका नाम है रवि पी तिवारी ऑफिशियल। तो सभी भाई बहन दोस्तों मैं चाहूंगा इसको ज्वाइन कर ले, सभी भाई बहन इसको ज्वाइन कर ले। इसके हाँ जी समझ गया? ओके बिल्कुल ओके। एंड द राइट आंसर, सब लोग बोल दे जी सर हम समझ गए, ए इज द राइट आंसर। ओके आई तो गलत हुआ बिल्कुल, तो थोड़ा सा इसे क्या समझते हैं दोस्तों। क्या ये विकास जी? हाँ कोई नहीं यार ठीक है। आई अगला कह रहा है, समूह में
समूह में शिक्षण करने के, जो ग्रुप में कई टीचर ग्रुप बना के जो पढ़ाते हैं, क्या टोली शिक्षण, इसे टोली शिक्षण भी कहते हैं। क्या टोली शिक्षण की जो परिकल्पना है ये किस लॉजिक पे है? अकेले काम करते समय शिक्षक को भावुक महसूस करते हैं, शिक्षक अकेले शिक्षण कार्य करने में सक्षम नहीं होते, स्कूल के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक अधिक छात्रों से साझा किए जा सकते हैं, अकेला शिक्षक वर्ग को नियंत्रित नहीं कर सकता है। बता दो, मैं जानू तुम जीनियस हो। कह रहा है टोली शिक्षण, ग्रुप टीचिंग के पीछे की लॉजिक क्या है, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। जी आइए, अब आप पकड़े, कभी भी चरमपंथी उत्तर मत पकड़ो। ऐसा नहीं होता, शिक्षक सक्षम नहीं है, शिक्षक सक्षम है। सी इज द राइट आंसर। अब इसका लॉजिक देखो, अब एक बार मुझसे लॉजिक भी सुन लो, हम एंड पे आ गए। अब मुझसे लॉजिक सुनो क्यों। जैसे साइंस में 3 पोर्शन होते हैं, जैसे नॉर्मल भाषा में बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है। अब तुम ही बताओ, ज्यादातर संस्थानों में एक ही टीचर इन तीनों पाठ को पढ़ाता है, पर तुम खुद बताओ यार, ऐसा तो कोई टीचर नहीं है जिसका तीनों पर कमांड बराबर हो। तो क्यों ना हम तीनों अलग अलग टीचर से पढ़वाएं जो इन सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, ताकि टीचर को, स्टूडेंट को बेहतर गुणवत्ता मिल सके। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। यस हाँ जी, समझ गए कि आई। चलिए एक बार मैं अतुल सर से बात कर लेता हूं, अतुल सर यहीं पे संस्थान में ही है। तो चलिए गाइस, बताएं कैसा लगा। एक बार दोस्तों सभी भाई बहन, मैं चाहूंगा सभी भाई बहन दोस्तों, देखिए ये दोस्तों एक बार टेलीग्राम ग्रुप है, मैं चाहूंगा तुरंत सभी लोग ज्वाइन कर लें। ऐसा ही तमाम भाई बहन दोस्तों इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। जैसा रोज यहाँ पे दोस्तों दी जाती है, क्या रोज यहाँ पे दी जाती है मेरी पीडीएफ्स दोस्तों, और लगातार हम लोग दोस्तों बेहतर कर रहे हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, बिहार टीचर्स 2024 टारगेट ऑन। इसके लिए दोस्तों टेलीग्राम करने आपको सिर्फ क्या करना है, गूगल से इसे क्या करना है, स्कैन करना है। जब स्कैन करेंगे तो लिंक आएगा, और लिंक को दोस्तों क्लिक करके आपको ज्वाइन हो जाना है, और थोड़ी देर में आपको वहीं पे मिल जाएगी दोस्तों पीडीएफ। मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि 9 या 10 को, या तो 9 को बोले तो परसों, या 10 को मॉर्निंग में, क्योंकि 11 को आपको एग्जाम है, तो मैं रात में नहीं लूंगा। अगर मैं 10 को मैं रात में दूंगा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, तो मैं मॉर्निंग में क्लास लूंगा उस दिन। ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं अपने अनुसार एक बार सेट कर लेता हूँ। सॉरी मेरे बच्चों, ऐसे कर लेता हूँ। थैंक यू। हाँ, ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। मैं एक बार आपको सर वेरी हेल्पफुल क्लास है। मैं दोस्तों कोशिश किया, जो फीडबैक आया यार, देखिए मैं आपको अभी भी बोल दे रहा हूं, जो हजारों बच्चों ने जिसको देखा था इस मैराथन को, जो उनका फीडबैक आया कि सर इतना बहुत है। देखिए मैं कौन सा आपको 30 में 30 नंबर लाना है यार। आप एक क्वालिफाइंग पेपर दे रहे हो, है ना क्वालिफाइंग पेपर। तो जब एक क्वालिफाइंग पेपर है, 24-25 पाओ, क्वालिफाई करो, छुट्टी करो। कौन सा हमको इसको क्वालिफाई करके 100 में 100 नंबर लाना है। 25 लाओ, 24 लाओ, बस क्वालिफाई कर जाओ बस, और क्या। ओके चलिए 9 बजे मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ आई ओके चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस सेशन गाइस, थैंक यू।